Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 20th अगस्त और दोनों न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम गो थ्रू करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी दोनों न्यूज़पेपर में दिखती है, इट इज बेसिकली रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस विच इज बीइंग हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा है अंडर आर्टिकल 143, उसके ऊपर पे यहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ पर्टिकुलर कमेंट्री करी है और उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज आई है. तो आई होप आपको इसका कंटेक्स्ट पता होगा. हम इसको पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आई वुड वांट कि जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, एक बार उनको भी इसका आइडिया लग जाए. तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है आपके तमिलनाडु के साथ. ओके, जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, इसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे कुछ सालों में 10 बिल पास करता है. सो 10 बिल्स आर पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वी नो दिस. अगर कोई पर्टिकुलर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है तो वो गवर्नर के पास जाता है. अब वो गवर्नर के पास जाता है और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है आर्टिकल 200. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 200, और वो ये कहता है कि गवर्नर के पास में इस सिचुएशन में 3 ऑप्शन होते हैं कि वो तो या तो इस बिल को एसेंट दे दे. अगर एसेंट दे दिया मतलब कि उसको अप्रूव कर दिया तो ये बिल एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा. दूसरा होता है कि इसको विथहोल्ड कर दे. विथहोल्ड मतलब कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. और तीसरा होता है इसका मतलब कि यहां पे जो ये पर्टिकुलर बिल है इसको रिजर्व कर ले, रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. सो देयर आर सर्टेन बिल्स जिसको लेकर आर्टिकल 200 ये कहता है कि अगर ये पर्टिकुलर बिल ऐसा है जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है या हाई कोर्ट के पावर को यहां पे रिड्यूस कर सकता है, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट इसको एसेंट देगा या नहीं देगा वो डिसाइड करेगा. अब यहां पे एक बहुत बड़ा इशू ये था कि ये जो विथहोल्डिंग है, ये विथहोल्डिंग है. विथहोल्डिंग का मतलब क्या? कंप्लीट रिजेक्शन है क्या? मतलब कि क्या विथहोल्ड का मतलब एब्सोल्यूट वीटो है क्या? डज इट मीन एब्सोल्यूट वीटो? एंड व्हाट इफ यहां पे अगर गवर्नर के पास कोई बिल आता है और गवर्नर उसके ऊपर पे साल भर तक या 2 साल तक, कई साल तक कोई डिसीजन नहीं लेता, नो डिसीजन इज टेकन, विच वुड बी अ कंडीशन ऑफ पॉकेट वीटो. और इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि यहां पे जो गवर्नर था वो विथहोल्ड का उसने मतलब क्या कर लिया था कि विथहोल्ड का मतलब है कि या तो मैं डिसीजन ही नहीं लूं या फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूं. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा स्टेट ने कि यहां पे जो गवर्नर की पावर है क्या उसके अंदर में वो कितना भी टाइम ले सकता है. ये जो विथहोल्डिंग है, क्या विथहोल्डिंग का मतलब एब्सोल्यूट वीटो है क्या? और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लेट डाउन करा है टाइमलाइन के साथ में कि जब विथहोल्ड का ऑप्शन आता है तो विथहोल्ड का मतलब वीटो नहीं होता है. विथहोल्ड का मतलब होता है कि आपने रिजेक्ट करा है फॉर सम रीजन, तो इसको वापस से आप रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजिए. यानी कि एब्सोल्यूट वीटो की पावर गवर्नर के पास नहीं होती है. गवर्नर बिल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना. विथहोल्ड का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है, यानी एब्सोल्यूट वीटो नहीं होता है. विथहोल्ड का मतलब है सेंड इट टू रिकंसिडरेशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, यानी कि ये जो पर्टिकुलर बिल है इसको वापस भेजना है लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है कि यहां जो आप रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजेंगे वो विदाउट रिकमेंडेशन नहीं होगा. यू हैव टू सेंड योर रिकमेंडेशन. तो आप जो अमेंडमेंट्स चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, व्हाई यू हैव रिजेक्टेड द बिल, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट इन दैट पर्टिकुलर बिल, ये सब आपको रिकमेंडेशन सेंड करने पड़ेंगे. इसके बिना आप रिकंसिडरेशन के लिए सेंड नहीं कर सकते हो. ओके, तो यहां पे विथहोल्ड का मतलब क्या है? विथहोल्ड का मतलब है रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहां पे कोर्ट ने पहली चीज तो ये क्लैरिफाई करी. दूसरी चीज जो कोर्ट ने क्लैरिफाई करी कि यहां पे अगर कोई पर्टिकुलर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास आता है और गवर्नर जब ये डिसीजन लेता है तो यहां पे वो एड एंड एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की.
ओके तो हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट हो गवर्नर हो, वो खुद से डिस्क्रिशन बहुत ही पिक्यूलर सिचुएशन में ही यूज करते हैं। अदरवाइज वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें एड एंड एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और स्टेट के अंदर में चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करती है किसको, यहां पे गवर्नर को। ओके तो यहां पे जब गवर्नर के पास में उसको ये डिसाइड करना है कि किसी बिल को मुझे एसेंट देना है या नहीं देना है, तो इन केस अगर गवर्नर यहां पे विथहोल्ड करता है, एसेंट कर रहा है, उसके एडवाइस के ऊपर पे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर गवर्नर यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बिल को अप्रूव कर दिया जाए और उस पर्टिकुलर केस में अगर वो विथहेल्ड कर रहा है तो उसको इसको रिकंसिडरेशन के लिए सेंड करना है विद रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ। यहां कंफ्यूज मत होइए कि ये समझ नहीं आ रहा, आप ये पॉइंट देख लीजिए अगर आपको ये विजिबल है। इफ द गवर्नर विथ होल्ड एसेंट और रिजर्व्स द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, थर्ड सिचुएशन भी लेता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट मस्ट बी सेंड बैक टू द लेजिस्लेचर इन 1 मंथ। ओके तो यहां पे अगर गवर्नर विथहोल्ड करने की डिसाइड करता है या फिर रिजर्व करता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहां पे दोनों ही सिचुएशन में गवर्नर जो है या आपका जो प्रेसिडेंट जो है ये वापस से रीसेंड कर देंगे इसको किसको, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को विद इन 1 मंथ। ओके तो ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरा है यहां पे अगर गवर्नर विथहोल्ड कर देता है कंसेंट, मतलब अपनी कंसेंट को नहीं मानता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो विद रिकमेंडेशन सेंड करेगा विद इन 3 मंथ्स। ओके तो यहां पे क्या हो रहा है, गवर्नर विथहोल्ड एसेंट कर रहा है कॉन्ट्ररी टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया कि इस पर्टिकुलर बिल को रिटर्न बैक कर दो। तो बहुत सारे लोगों के या बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार जो पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो ही तो मेजॉरिटी पावर होती है, वो ही तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी होगा, तो व्हाई वुड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड वांट टू सेंड इट बैक, या व्हाई वुड इट रिकमेंड गवर्नर कि इसको सेंड बैक किया जाए। तो ऐसा चांसेस तो कम है, बट ये पॉसिबल जरूर है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आपके स्टेट का जो एमएलएज होते हैं उसके अंदर में अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं, और लेट से एक मेजॉरिटी पार्टी है जिसकी सरकार बनी हुई जो मेन गवर्नमेंट के अंदर में, जैसे एग्जांपल के लिए किसी स्टेट के अंदर में बीजेपी है और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले और भी रीजनल ग्रुप्स हैं, तो यहां पे हो सकता है कि बीजेपी के मेजॉरिटी सांसद और प्लस जो पर्टिकुलर आपके रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने एग्रीमेंट करके यहां पे सेंड करवा दिया हो, बिल को पास करवा दिया हो, अपोजिशन लीडर्स के थ्रू पास करवा दिया हो। बट हो सकता है कि बाय द टाइम ये गवर्नर के पास पहुंचता है, जो गवर्नमेंट इन पावर है स्टेट के अंदर में, वो ये डिसाइड करे कि ये पर्टिकुलर बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एडवाइस करते हैं कि इसकी एसेंट को विथहोल्ड कर दी जाए, उस पर्टिकुलर केस में ये बिल आपको 1 महीने में रिटर्न करना है। ओके तो ये पहला सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि यहां पे गवर्नर जो है वो विथहोल्ड कर रहा है एसेंट को कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ये वो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन है जो तमिलनाडु के स्टेट के अंदर में रेज हुई थी। वो क्या थी कि यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस करा है कि आप इस पर्टिकुलर बिल को यहां पे कंसेंट दे दीजिए, आप असेंट दीजिए, और गवर्नर उसके कॉन्ट्ररी में उसको विथहोल्ड कर रहा है। मतलब जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और गवर्नर जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। यहां पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रही है बिल पास कर दीजिए, चीफ मिनिस्टर कह रहा है बिल पास कर दीजिए, गवर्नर उसको विथहोल्ड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी आपको वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, विद रिकमेंडेशन भेजना है, हर पर्टिकुलर केस के अंदर में विद इन 3 मंथ्स। ओके तो विद इन 3 मंथ्स आपको इस तरीके से भेजना है। थर्ड पे आते हैं, अगर यहां पे पर्टिकुलर गवर्नर को बिल रिजर्व करना है फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि अगर गवर्नर रिजर्व करना चाहता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहां पे जो रिजर्व बिल है वो 3 महीने के अंदर में उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे समझिए, अगर एसेंट हो गया तो यहां तो पास ही हो चुका है, यहां पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं।
विथहोल्ड होता है। विथहोल्ड दो तरीके से हो सकता है। एक, यहां पे गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सब एग्री कर रहे हैं कि विथहोल्ड करना है। उस सिचुएशन में एक महीने के अंदर में रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन होती है कि जो गवर्नर है विथहोल्ड कर रहा है कॉन्ट्ररी टू एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पे 3 महीने का समय है। थर्ड सिचुएशन क्या है, गवर्नर रिजर्व करना चाहता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो जो रिजर्व करके प्रेसिडेंट को सेंड करने का डिसीजन है वो गवर्नर को 3 महीने के अंदर में लेना पड़ेगा। और फोर्थ सिचुएशन है कि अगर ये लेजिस्लेचर वापस से बिल को रिकंसीडर करता है और रीपास कर देता है, तो इस पर्टिकुलर केस में गवर्नर के पास में अब विथहोल्ड का, रिजर्व का ऑप्शन नहीं है, उसे एसेंट ही देना पड़ेगा। यानी कि अगर वापस से बिल रिकंसिडरेशन करके वापस से उसके पास में आता है तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उसे 1 मंथ के अंदर में उसको एसेंट देना कंपलसरी है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस क्रिएट कर दी हैं आपकी, किसके लिए, यहां पे गवर्नर के लिए, कि वो विथहोल्ड की सिचुएशन में क्या करेगा और रिजर्वेशन की सिचुएशन में क्या करेगा। ओके, अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब पर्टिकुलर बिल प्रेसिडेंट के पास रिजर्व रख दिया गया है तो प्रेसिडेंट के पास में कितना टाइम है ये डिसाइड करने का कि उसको ये एसेंट करना है या विथहोल्ड करना है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का टाइमलाइन दिया है प्रेसिडेंट को। यहां पे ऐसे समझिए कि गवर्नर ने रिजर्व करा फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, 3 महीने यहां हो गए, और अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास में भी 3 मंथ का टाइम है। इट ऑल्सो हैज 3 मंथ टाइम वो डिसाइड करने के लिए कि उसे उस पर्टिकुलर बिल को एसेंट देना है या विथहोल्ड करना है। ओके, विथहोल्ड अगर प्रेसिडेंट यहां करता है तो ये पर्टिकुलर बिल वापस से चला जाएगा। ठीक है, और वापस से जाके अगर वापस से प्रेसिडेंट के पास आ गया, प्रेसिडेंट सेकंड टाइम में बाउंड नहीं है। जैसे गवर्नर बाउंड हो जाता है, वापस से अगर बिल आ गया, वापस से पास होके लेजिस्लेटिव असेंबली पास गया, रिकमेंडेशन के साथ चेंज होके बिल वापस आ गया, तो सेकंड टाइम एसेंट देनी है। बट प्रेसिडेंट जो होता है वो बाउंड नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड इंस्टेंस में भी, लेट से सेकंड इंस्टेंस के बाद थर्ड इंस्टेंस भी हो जाता है, प्रेसिडेंट के ऊपर पे बाउंडेशन नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर बिल को एसेंट ही दे, वो वापस से विथहोल्ड कर सकता है। और यहां पे जो एक थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया, वो एक सिचुएशन है, और वो सिचुएशन ये थी कि अगर प्रेसिडेंट को डाउट है कि इस पर्टिकुलर बिल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई लीगल इशू है, तो वहां पे ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है। तो यहां पे जो गवर्नमेंट है, इट हैज बीन ऑफ द व्यू कि यहां पे प्रेसिडेंट को आप बाउंड कर रहे हो कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ के डिसीजन ले, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स के आउटसाइड जाता है। तो यहां पे एक ही जगह ऐसी है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबली आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शायद अपनी पावर एक्सीड करी है। ओके, ऑन द अदर साइड सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि वी हैव बीन वॉचिंग दिस पर्टिकुलर इशू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द तमिलनाडु इशू। आपके पिछले 20-30 साल से ये पर्टिकुलर इशू बहुत टाइम से परेशान कर रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एकदम स्टेलमेट में चली जाती है, वो आपकी स्टॉल हो जाती है बिल्कुल की, बिकॉज यहां पे जो बिल्स होते हैं जो उसको रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नर बिकॉज सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से उनको एसेंट पास नहीं करता है। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है इन्हीं पर्टिकुलर चीजों को लेके क्वेश्चन कर रहा है, उनके आंसर्स कर रहा है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूज। तो जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन आपके जीके नहीं तो लीगल रीजनिंग में बहुत ज्यादा चांस है, बहुत हाई चांस है कि लीगल रीजनिंग या जीके में से एक जगह ये पर्टिकुलर सेक्शन, आपके ये पर्टिकुलर न्यूज जो है कहीं ना कहीं कवर हो जाए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हम करने वाले हैं, एक तो हम कर रहे हैं इंडिया चाइना रिलेशंस, क्योंकि बहुत टाइम से ये न्यूज में है और पॉसिबल है कि आपके एग्जाम तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तो इंडिया चाइना रिलेशंस है, और दूसरी जो न्यूज इसी से ही रिलेटेड है, बहुत डिटेल में कवर करेंगे, वो है ताइवान का इश्यू। वाई? बिकॉज यहां पे चाइना का एक स्टेटमेंट आ गया था कि जो इंडिया है वो आपकी जो पर्टिकुलर ताइवान है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है एज अ सॉवरेन टेरिटरी, और वो सिर्फ चाइना को एक्सेप्ट करता है। और इंडिया ने यह क्लैरिफाई करा है कि हमारी जो ताइवान पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।
तो यहां पे ये पर्टिकुलर ताइवान इशू क्या है, इंडिया की पॉलिसी क्या है, ये सब हम समझेंगे। और इस न्यूज को आप समझना चाहते हो कि यहां पे ये ताइवान का इश्यू क्या, रिकॉग्निशन क्या होता है, तो अगर आप क्लैट प्रैप के चैनल पे जाओगे तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लॉ ऑफ रिकॉग्निशन का। ओके, लॉ ऑफ रिकॉग्निशन क्या होता है इंटरनेशनल लॉ में, वो उसके अंदर में एक्सप्लेन है। डी फैक्टो, डी जोर रिकॉग्निशन क्या होता है, स्टेट का रिकॉग्निशन क्या होता है, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब उसके अंदर में डिस्कस्ड है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर लॉ ऑफ रिकॉग्निशन है, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट लीगल रीजनिंग का इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है जो आपको वहां पे बहुत हेल्प करेगा। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप उस पर्टिकुलर MIT जो आपकी डली हुई है उसको प्लीज वॉच करें, सो दैट आपको लॉ ऑफ रिकॉग्निशन समझ में आ जाए। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना जो है वापस से दे आर ट्राइंग टू अमेंड देयर पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जो रिसेंट ईयर्स के अंदर में आफ्टर द गलवान वैली क्लैश और उससे पहले डोकलाम का जो आपका क्लैश हुआ था, उसके बाद से हमारे बीच में बहुत हेट्रेड हो चुकी थी। वी वर एक्चुअली फाइटिंग ईच अदर बाय हैंड ओनली, हैंड इन हैंड कॉम्बैट होना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे। मोर ओवर इंडिया वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू काउंटर चाइनाज अग्रेसिवनेस इन द इंडो पैसिफिक ओशन, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी पॉलिसी और जो आपकी यूएस की पॉलिसी है टू काउंटर चाइना, वो वहां पे कहीं ना कहीं मैच हो रही थी। सो इट वॉज फेल्ट कि शायद इंडिया, यूएस एंड इनके फ्रेंडली नेशन जैसे कि हमने क्वाड बनाया है, ये सब मिलके इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में और इन सब रीजन्स के अंदर में चाइना को यहां पे काउंटर डोमिनेट कर सकते हैं। ओके, बट जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, यू नो दिस कि ही हैज बीन टारगेटिंग इंडिया डायरेक्टली, पॉसिबली फॉर पर्सनल रीजन और फॉर सम अदर रीजन, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यहां पे इंडिया और यूएस के रिलेशन जो हैं वो थोड़े से सार होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगेन टू बैलेंस ऑल ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद चाइना, एंड हो सकता है इसमें हमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़े, जैसे कि ताइवान इशू के ऊपर पे वी आर नॉट ओपनली नाउ सपोर्टिंग या वी आर नॉट ओपनली स्पीकिंग अगेंस्ट चाइना नाउ। ओके, we have mellowed down our statements with regard to the statements we are making with respect to China. Okay, तो यहाँ पे इंडिया ने भी आपका एक पर्टिकुलर फ्रेंडशिप का हैंड यहाँ पे फॉरवर्ड करा है टू द चाइनीज काउंटर पार्ट्स, और यहाँ पे सब बात कर रहे हैं कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम हमारे जो बॉर्डर इश्यूज हैं, हमारे जो टाइज हैं, इनको रीसेट करें। ओके, तो यहां पे हम थोड़ा सा इंडिया चाइना का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बिकॉज अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आता है तो आज के टाइम में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बातें चल रही हैं, उसका आपको कंटेक्स्ट होता है, तो आप खुद से भी कोई भी न्यूज पढ़ोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। ओके, तो इंडिया चाइना की बात करी जाए तो इंडिया चाइना दोनों के दोनों वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में आते हैं। आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन भी आपकी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है जो आपके एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। सेम इज द केस विद इंडिया ऑल्सो, दोनों ही ऐसी सिविलाइजेशन है। और हमारे जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ अभी मॉडर्न टाइम्स की नहीं है, हमारी जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है कल्चरल एस्पेक्ट्स के अंदर में, रिलीजियस एस्पेक्ट्स के अंदर में, ट्रेड के एस्पेक्ट्स के अंदर में, वो आपकी 1000 ईयर्स पुरानी है। आपकी एंशिएंट टाइम से हमारी पर्टिकुलर रिलेशनशिप रही है। चाइना जो सिल्क के लिए फेमस था, और सिल्क रूट आप सबने सुना होगा, इट वाज अ डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर, एंड एट द सेम टाइम इंडिया वाज आल्सो नोन एज योर गोल्डन बर्ड, बिकॉज इंडिया हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो दो बड़े ट्रेडिंग पावर्स थे आपके एंशिएंट वर्ल्ड के, जो बेसिकली एक दूसरे के साथ भी रिलेशंस रखते थे। तो और यहां हमारा क्या है, कल्चरल और रिलीजियस रिलेशन भी बहुत ही बड़ा है, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू बुद्धिज्म रिलीजन। बुद्धिज्म रिलीजन का जो पर्टिकुलर बर्थ प्लेस है वो इंडिया है, और यहीं से ये जो पर्टिकुलर आपका रिलीजन है, या जिसको आज हम कुंग फू कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं केरला के कलरी पट्टू करके एक पर्टिकुलर आपका मार्शल आर्ट्स होता है, उसी से वो डेवलप हुआ है। तो इस टाइप का हमारा कल्चरल और रिलीजियस आपका टाइज रहा है उस पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ। ओके, और जब हम मॉडर्न टाइम्स में आते हैं तो चाइना जो है इट हैज बीन टुवर्ड्स, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करिए, टुवर्ड्स कम्युनिज्म रहा है। इंडिया जो रहा है वो सोशलिज्म की तरफ रहा है। और अगर इसको कैपिटलिज्म से बेसिकली हम कंपेयर करना चाहें तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म आर मोर like to each other as compared to capitalism. Capitalism थोड़ा unlike है। आपका जो कम्युनिज्म है, आपका सोशलिज्म है, वो थोड़े से सिमिलर है, बिकॉज दोनों के अंदर में कहीं ना कहीं हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं। कैपिटलिज्म के अंदर में प्रॉफिट मेकिंग की बात होती है। ओके, और उसके बाद में
इंडिया जो था वो भी ब्रिटिश कॉलोनी था, चाइना जो था वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनी था, एंड दोनों ने कॉलोनिज्म इन वन फॉर्म और द अदर उसके जो पर्टिकुलर इल इफेक्ट्स हैं उनको यहां पे फेस करा है। ओके, और इसके बाद में दोनों ही कंट्रीज करीब करीब इंडिपेंडेंट 1-2 साल के गैप में ही हुए थे। जैसे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 और चाइना के अंदर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, वो बनाया था 1949। यानी 1-2 साल के गैप के अंदर में ही दोनों कह सकते हैं कि अपनी खुद की जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश कर पाए थे। तो 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 49 के अंदर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट आपका वहां पे डेवलप हुआ। और जैसे ही डेवलप हुए, और आपने सुना भी होगा हमारा था हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे आपके, ये 1950 में ही हमारे एस्टेब्लिश हो चुके थे। एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने यहाँ पे पीआरसी को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा था। ओके, और 1954 के अंदर में आपके जो पर्टिकुलर लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट 1954 में साइन करा था, जिसके पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर देयर ऑन द बोर्ड ऑल्सो। तो सबसे पहला तो है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दूसरा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, थर्ड इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, फोर्थ इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और फिफ्थ इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं पंचशील के, जो जिसका क्रेडिट बेसिकली नेहरू को जाता है कि इन्होंने ही ये पंचशील पॉलिसी को डेवलप किया था। ओके, एंड माओ के साथ में इसको साइन किया गया था आपका। तो यहां पे जो ये पंचशील एग्रीमेंट है या पंचशील के जो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑल्दो डेवलप तो इंडिया ने इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए करे थे, बट ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, दीज हैव बीन द बेडरॉक ऑन द बेसिस ऑफ विच आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन क्रिएटेड। तो जो आपकी पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी है वो इसी के ऊपर पे ही स्टैंड करती है, जहां पे हम म्यूचुअली दूसरे कंट्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं और हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में डेवलप करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, तो यहां पे है ये पर्टिकुलर। अब यहां पे जो 1949 से पहले का चाइना है कि ये पीआरसी क्या होता है और ये ताइवान के साथ क्या इशू हुआ है, वो भी हम हमारी नेक्स्ट न्यूज में समझेंगे। ओके, तो यहां पे इंडिया चाइना अब 1954 में पंचशील होता है, थोड़ा बहुत रिलेशंस अच्छा होता है, बट 1959 के अंदर में जो तिब्बत के लीडर होते हैं दलाई लामा, ही बेसिकली रन्स अवे फ्रॉम चाइना और तिब्बत कंट्रोल चाइना, एंड बेसिकली वो आ जाते हैं इंडिया में, जहां इंडिया में उनको असाइलम मिल जाता है। चाइना इज नॉट हैप्पी विद इट, एंड चाइना क्या कहता है कि यहां पे जो ये पर्टिकुलर आपका पंचशील का प्रिंसिपल है वो इंडिया ने ही ब्रेक कर दिए हैं, और इस वजह से 1962 में टेंशन इतना बढ़ जाता है कि पहला इंडो चाइना वॉर जो है वो 1962 में होता है। एंड वी नो दिस कि इंडिया वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस वॉर, एंड इंडिया वाज बेसिकली वाज द ऑन द लूजिंग साइड, और इस वजह से यहां पे जो पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट होता है उसमें चाइना बहुत सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में रख लेता है। ओके, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहां मैप भी लिया है एक। तो अगर आप टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखते हैं तो ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन इज अक्साई चीन, ये वाला पोर्शन है अक्साई चीन, और यहां पे जो अरुणाचल प्रदेश का ये रीजन है जिसको चाइना कहता है दिस इज साउथ तिब्बत, चाइना कहता है इसको साउथ तिब्बत, और चाइना क्लेम्स कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये और ये पर्टिकुलर पोर्शन ये बेसिकली आपके चाइना की टेरिटरी, ना कि इंडिया की। ओके, अब यहां पे आपको जो ये पिंक में दिख रहा है भूटान है, और इस भूटान के पास में एक पर्टिकुलर ट्राई जंक्शन पड़ता है जिसको बोलते हैं डोकलाम, और डोकलाम जो है ये एक्सपेक्ट ये या माना ये जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बट डोकलाम एक्चुअली में आपकी भूटान और चाइना के बीच में आपकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। बट डोकलाम जो है ये बहुत एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, बिकॉज अगर डोकलाम इंडिया लूज करता है तो यहां पे जो ये आपको चिकन नेक दिख रहा है, ये आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो इंडिया का एक्सेस बनाता है टू द नॉर्थ ईस्ट, ये पर्टिकुलर जो एरिया है या ये जो पर्टिकुलर रूट है ये चाइना के कंट्रोल में आने से इंडिया आपका लेस पावरफुल हो जाएगा। इसलिए डोकलाम के अंदर में ऑल्दो भूटान चाइना का इशू था, बट इंडिया ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व। ओके, तो यहां पे जो ये अक्साई चीन का रीजन है पहले से, अच्छा एक और चीज, 1962 के वॉर से पहले भी ये पर्टिकुलर रीजन डी फैक्टो आपकी किसके कंट्रोल में था, चाइना के कंट्रोल में था। बट 1962 के बाद में जो आपका अक्साई चीन का रीजन था, यहां पे जो आपकी करंट बॉर्डर है जिसको हम एलएसी बोलते हैं, ये 1962 वॉर के अंदर में डिसाइड हुई थी, और अक्साई चीन जो है वो फॉर्मली
चाइना ने अपने अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लिया था। ओके, तो अक्साई चीन वाला जो पार्ट है जो हमारे इस मैप में हम हमारा पोर्शन भी दिखाते हैं, ये हमेशा से चाइना का पार्ट था, बट 62 के वॉर के बाद में अक्साई चीन प्रॉपरली ऑन पेपर चाइना ने अपने एरियाज में इंक्लूड कर लिया। और इसके बाद में दूसरा जो रीजन है वो है NEFA आपका, जिसको आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, पहले इसका नाम NEFA था। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, ऐसा ही कुछ आपका यहां पे भी था, एक आपका इधर भी था, पाकिस्तान के साइड में भी था, आपके खान अब्दुल गफार खान जो थे आपके, जो रेड शर्ट मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था खुदाई खिदमतकार वाला, वो यहाँ पे हुआ था। और इस साइड में नेफा था आपका, यहाँ पे NWFP था और यहाँ पे नेफा था आपका, जो अब अरुणाचल प्रदेश है। इंडिया सपोर्ट पर्टिकुलर स्टेट पे। इसके बाद में हमारे बॉर्डर स्कर्मिशेस चलते रहे, जैसे कि 1967 में नाथुला में हुआ था और समदोरोंग चू स्टैंड ऑफ है। ये दो बड़े स्टैंड ऑफ थे जिसके अंदर में हम एकदम फेस टू फेस थे अगेन। इसके बाद हमने 93 और 96 के अंदर में वापस से पीस को मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट साइन करे थे और यहां पे हमने LAC को हमारी डी फैक्टो बॉर्डर कंसीडर कर लिया था। हाउएवर 2017 डोकलाम के अंदर में, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो भूटान के अंदर में है, रिमेंबर डोकलाम इंडिया में नहीं है, डोकलाम भूटान के अंदर में आता है। और यहाँ पे इंडिया चाइना के जो पर्टिकुलर सोल्जर्स थे वो आमने सामने हो गए, बट गुड थिंग वाज कि यहाँ पे कोई भी हमारा कोई फाइट नहीं हुआ था। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर हमने दोनों ही फोर्सेस ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था कि वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली शूट एट ईच अदर और फाइट विद अनदर पार्टी, यहाँ गलवान के अंदर में आपके दोनों पर्टिकुलर जो सोल्जर्स थे वो आमने सामने हो गए। यहाँ पे इंडिया के 20 सोल्जर जो थे वो मार्टियर हो गए थे और चाइना ने अपना नंबर डिस्क्लोज नहीं करा, बट बाय सम अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स यहाँ पे चाइनीज कैजुअलिटीज का जो नंबर था वो इंडिया की कैजुअलिटी से ज्यादा था। ओके, तो ये पर्टिकुलर आपका गलवान वैली जो क्लैश हुआ था, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा आपके इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, बिकॉज आफ्टर सो मेनी 62 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ था कि दोनों की आर्म फोर्सेज जो थी वो बेसिकली एक दूसरे से फाइट कर रही थी। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं सारे अलग अलग रीजंस आपको यहां पे बताए हुए हैं जो आपके डिस्प्यूटेड हैं। एक अक्साई चीन है, एक यहां पे एक पर्टिकुलर रीजन है जो इसी का ही पार्ट है अक्साई चीन का, उसके बाद ये पर्टिकुलर पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का जो आपका डिस्प्यूटेड है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट। अगर हम देखें तो बाउंड्री डिस्प्यूट हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो ये है वेस्टर्न सेक्टर जो अक्साई चीन का है, फिर है एक सेंट्रल सेक्टर जिसमें 2-3 छोटी छोटी टेरिटरीज हैं, और थर्ड है आपका ईस्टर्न सेक्टर जो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। ओके, अब यहां पे एक और चीज समझते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ करी गई थी, आपके इंडिया चाइना के बीच में जो ब्रिटिशर्स लाइन ड्रॉ करके गए थे हियर इन अरुणाचल प्रदेश, वो तो है मैकमोहन लाइन। ओके, वो तो है मैकमोहन लाइन, बट जो अक्साई चीन की लाइन है उनके नाम कुछ और है। तो अगर मैं यहां पे ये रीजन देखता हूं तो जो करंट LAC है जो चाइना मानता है, जिसके थ्रू आपका जो अक्साई चीन है वो चाइना का पार्ट होगा, वो तो लाइन है आपकी मैकडोनाल्ड लाइन। सो प्लीज ये कहीं पे आप लिख सकते हैं, ये है मैकमोहन लाइन, ये है मैकडोनाल्ड लाइन, और इसमें जो आउटर बॉर्डर है जो इंडिया क्लेम करता है वो है जॉनसन लाइन। तो इंडिया लद्दाख के अंदर में अक्साई चीन के अंदर में जॉनसन लाइन को अपनी बॉर्डर मानता है और चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को अपनी बॉर्डर मानता है। तो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर में अक्साई चीन हो जाएगा आपका, लद्दाख के अंदर में वो टेरिटरी जो कंट्रोल बाय चाइना है, क्लेम बाय इंडिया है। ईस्टर्न सेक्टर में यू वुड हैव अरुणाचल प्रदेश जो कंट्रोल बाय इंडिया है, क्लेम बाय चाइना है एज साउथ तिब्बत। ठीक है, थर्ड है मिडिल सेक्टर जिसके अंदर में आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स है जहां पे चाइना अपना क्लेम करता है, और करंटली आपकी LAC जो है ये पर्टिकुलर बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, इसके अलावा ये पर्टिकुलर चीज है जो आपको मुझे आंसर करनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड पासेस हैं और ये अभी वापस से न्यूज में आ गए हैं बिकॉज इंडिया चाइना वापस से अपनी ट्रेड रीओपन करने वाले हैं थ्रू दिस लैंड रूट्स। तो एक नाथुला पास है, एक लीबू लेक पास है और एक शिपकिला पास है। इसके अलावा बहुत सारे पास होते हैं, बट ये 3 प्रॉपर ट्रेडिंग पास है जहां से ट्रक्स आपके मूव करते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये किस स्टेट्स के अंदर में है, ये तीनों किन स्टेट्स के अंदर में है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में है, ये आपको मुझे बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर पास किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको अवेलेबल होगा। ओके, तो ये ट्रेड पासेस का हो गया। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करी जाए इंडिया चाइना की, सो वी नो दिस कि इंडिया चाइना जो है वो
आपके कह सकते हैं कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड बिगेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर तो है ही। एंड अगेन जो नेक्स्ट ईयर का आपके पास इस साल का जो डेटा आएगा, बिकॉज इंडिया चाइना, इंडिया यूएस के केस के अंदर में टैरिफ्स लगने स्टार्ट हो गए, तो ऑब्वियसली अभी यूएस इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे बड़ा, बट पॉसिबली अगर कोई नया डेटा आता है उसके अंदर में चाइना इज गोइंग टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। करंटली इट इज इंडिया यूएस, बट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स नाउ इंडिया चाइना वुड बी गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अदरवाइज अगर सिर्फ हम ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से देखें, जहां पे इंपोर्ट के हिसाब से देखें, तो चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, तो चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट के अंदर में एक नेगेटिव रिलेशंस हो जाएगा। ओके, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, तो चाइना हैज नाउ बिकम अ लीडर। पहले हम चाइनीज प्रोडक्ट बोल के उनको रिजेक्ट कर देते थे, और आज चाइना ही है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, मशीनरी के अंदर में एपीआई जो आपका होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई क्या होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे कॉम्बिफ्लेम आपकी जो मेडिसिन होती है उसमें जो सॉल्ट पैरासिटामोल होता है वो सॉल्ट होता है एपीआई। ओके, तो सॉल्ट्स को एपीआई कहा जाता है। इंडिया कभी लीडर होता था एपीआई प्रोडक्शन में, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन जो चाइना शिफ्ट हो गया। नाउ चाइना इज द वर्ल्ड लीडर फॉर एपीआई प्रोडक्शंस आल्सो। और एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, आयरन और कॉटन, केमिकल, जिनसे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और यहाँ पे रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर कॉलोनियल टर्म्स में बोलें तो ये एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, यानी कि हम कॉलोनी बन चुके हैं। आपकी जो ब्रिटेन थी वो भी यही करता था, यहां से कॉटन लेता था, इंडिगो प्रोड्यूस करवाता था, स्पाइसेस लेता था, रॉ मटेरियल्स लेता था, उनको वहां पे जाके प्रोसेस करता था, टेक्सटाइल्स बनाता था, और फिर आपके जो क्लोथ्स होते थे उनको यहां भेजता था। और यही एक कॉलोनी की निशानी होती है। तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुके हैं चाइना की। ओके, तो यहां पे ये ट्रेड डेफिसिट है चाइना के फेवर में, इट्स अ कंसर्न। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या क्या है, तो सबसे पहला कंसर्न तो ये है द क्लोजनेस इन टाइज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, जो इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री भी है और न्यूक्लियर कॉपरेशन भी है। इसमें मिलिट्री जो कॉपरेशन है, दिस इज अ टफ स्पॉट फॉर इंडिया, बिकॉज मिलिटरीली जो पाकिस्तान और चाइना है, यहां पे जो चाइना है वो पाकिस्तान की मिलिट्री कई तरीके से हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जो उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है J-20, वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया के अगेंस्ट में यूज करा। तो मिलिट्री जो पर्टिकुलर इनका रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, सो मच सो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर करंटली चाइना है। ओके, सेकंड सीपैक कॉरिडोर है जो आपका चाइना और पाकिस्तान को यहां पे कनेक्ट करता है। एक और इससे रिलेटेड जिनजियांग करके प्रोविंस है, वो भी इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो सीपैक है ये पाकिस्तान का कंट्रोल्ड जो पीओके है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का पार्ट हो जाता है, वहां से मूव करता है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के सॉवरेनिटी को एक चैलेंज है, बिकॉज पीओके जो है वो हम इंडिया का पार्ट बोलते हैं। थर्ड इज चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, नेपाल के साथ वो वहां पे रेलवे लाइन डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर में आपके कई पोर्ट्स हैं आपके स्पेसिफिकली, और ढाका पोर्ट जिसके अंदर में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। और फोर्थ इज क्वाड जो है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया को जो पर्टिकुलर है, ये कहीं ना कहीं इंडिया काउंटर डोमिनेट करने के लिए ही क्रिएट किया हुआ था। और यहां पे ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न हो जाता है चाइना के लिए, बिकॉज इंडिया जो फ्रेंडली रिलेशन अगर चाइना से रखना चाहता है वो एक एंटी चाइना ग्रुपिंग का पार्ट है। ओके, अब एरियाज ऑफ कॉपरेशन में हमारे पास बहुत सारे हैं। एक तो हम अगर हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो वी हैव हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। इसके अलावा मॉडर्न टाइम्स में भी देखें तो दोनों की इंडिपेंडेंस करीब करीब साथ में हुई थी। दोनों की में कल्चरल सिमिलैरिटी भी बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे फैमिली सिस्टम होता है वैसा ही फैमिली सिस्टम चाइना के अंदर में भी है। ओके, और इसके अलावा हम दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऑल्दो इन रिसेंट टाइम चाइना हैज डन वेरी वेल एंड इट हैज jumped too many places in the race for GDP growth, but India is also not behind, और इंडिया भी चाइना के साथ में पॉजिटिवली यहां पे कॉपरेट करने के लिए रेडी है। दोनों कंट्रीज ब्रिक्स, SCO, G20, AIIB, एशियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक है आपका ये। आप मुझे बताइए कि ये AIIB जो है ये आपका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका चाइना से कोई लेना देना आप पता करिए और बताइए मुझे। इसके अलावा वी कैन कॉपरेट इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, ग्लोबल ट्रेड फोरम्स। क्लाइमेट चेंज को लेके इंडिया और चाइना का सेम स्टांस होता है, इट हैज नेवर बीन द केस, जहां पे इंडिया चाइना जो है वो आमने सामने हो इन दिस नेगोशिएशन। और ट्रेड फोरम्स के अंदर में भी इंडिया चाइना का सेम ही आपका पर्टिकुलर स्टैंड होता
चुका है और हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के अंदर में सेम शेयर्ड इंटरेस्ट रखते हैं। ऑल्दो यहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रखा है, बट चाइना डायरेक्टली डज नॉट सपोर्ट इंडियाज permanent membership to the Security Council, but it support India and India supports China's reform requirement in the WTO, World Trade Organization. ओके, सिमिलरली यहाँ पे दूसरा जो इशू है वो ताइवान का इशू है। तो यहाँ पे मैंने एक मैप अटैच करा है, अगर आप मैप देखोगे तो अगर आप ये ताइवान देख पा रहे हो, येलो कलर का एक छोटा सा टेरिटरी है, ये ताइवान है, और ये जो इतनी बड़ी रेड कलर की टेरिटरी है ये आपका यहाँ पे चाइना हो जाएगा। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जिसको आज हम ताइवान कहते हैं उसको पहले बोला जाता था फॉर्मोसा आइलैंड। ताइवान का पहले नाम था फॉर्मोसा आइलैंड, और जो ये फॉर्मोसा आइलैंड टेरिटरी है ये बेसिकली चाइना की ही टेरिटरी, दिस वाज पार्ट ऑफ चाइना ओनली। However, 47 से पहले अराउंड 1920s 1930s के अंदर में चाइना में एक सिविल वॉर हुआ जिसके अंदर में दो मेजर पार्टीज थी। एक तो थी नेशनलिस्ट कुओमिंटांग, एक पार्टी तो है नेशनलिस्ट कुओमिंतांग KMT पार्टी थी, और दूसरे साइड में थी जो आज हम जिसको PRC बोलते हैं वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, तो 1927 से 1949 के बीच में ये पर्टिकुलर एक चाइना के अंदर में सिविल वॉर हुआ। व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर इज बेसिकली जब कंट्री के अंदर में ही दो पर्टिकुलर ग्रुप्स टू बेसिकली कंट्रोल द गवर्नमेंट और टू बेसिकली डू अ रेवोल्यूशन यहाँ पे आमने सामने आ जाते हैं। तो बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड इट वाज द कुओमिंटांग गवर्नमेंट जो आपकी पावर में थी, एंड CPC वाज द पार्टी जो बेसिकली इस सिस्टम को रिमूव करके कम्युनिस्ट रूल को सेटअप करना चाहती थी। फाइनली 1949 के अंदर में जो CPC कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ जेडोंग, ये बेसिकली PRC को एस्टैब्लिश कर देते हैं। कहां पे? इन द मेनलैंड। तो ये मेनलैंड इसको बोला जाता है बिकॉज दिस इज द लार्जर लैंड, और यहां पे जो KMT है और इसके जो लीडर्स हैं लेड बाय चियांग काई शेक, ही इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ ताइवान, फाउंडिंग फादर ऑफ ताइवान। ये बेसिकली फॉर्मोसा आइलैंड पे चले जाते हैं और वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC क्रिएट करते हैं। तो आपने कई बार ये न्यूज में सुना होगा कि आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जवाहरलाल नेहरू को ये ऑप्शन दिया गया था कि बिकॉज अभी चाइना का स्टेटस डिसाइडेड नहीं है तो चाइना की जगह इंडिया जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल का पर्टिकुलर मेंबर बन सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। ओरिजिनली जब आपका सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर डिसाइड करे गए थे, चाइना वाज ऑलरेडी अ पार्ट, और उस पर्टिकुलर के अंदर में आपका जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान है करंटली, ये अपने आप को रियल चाइना कहता था और इसको यहां पे परमानेंट सीट दी गई थी। However, 1970s में पॉलिसी चेंज होती है और फिर जो चाइना की सीट ROC के पास थी, दैट परमानेंट सीट ऑफ चाइना वाज गिवन टू PRC। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज यहां पे हुआ था। दोनों के दोनों अपने आप को लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं और एटलीस्ट ताइवान अपने आप को रियल चाइना क्लेम करता है। ओके, तो यहां पे ये है चाइना सिविल वॉर की सिचुएशन। अब आते हैं हम यहां पे वन चाइना पॉलिसी। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमें एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि जो ये PRC है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज द रियल चाइना जो एवरीवेयर एक्सेप्टेड है। और यहां पे PRC ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। PRC ने यहां पे एक स्टैंड लिया कि देयर कैन ओनली बी वन चाइना, और इसको बोला जाता है वन चाइना पॉलिसी। और PRC जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, जो PRC है आपका मेनलैंड चाइना है, वो सिंपली इस पॉलिसी को यूज करता है कि अगर कोई भी कंट्री अगर हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहता है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहता है, सो देन इट हैज टू एक्सेप्ट द वन चाइना पॉलिसी। इसको वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और दे हैव टू से दैट ताइवान इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ चाइना। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर को इनएलिएनेबल पार्ट बोलते हैं, सिमिलरली ताइवान को भी उसको चाइना का पार्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विच मींस अगर आप वन चाइना पॉलिसी में मानते हो तो आप फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सिर्फ एक चाइना के साथ कर सकते हो, और वो चाइना क्या है? वो है PRC। आप ताइवान के साथ में रिलेशनशिप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जिनको PRC को रिकॉग्नाइज करना है, मस्ट नॉट एस्टैब्लिश फॉर्मल रिलेशन विद ताइवान। तो यहाँ पे फिर ये रिकॉग्निशन आ गया, इसलिए आई वुड वांट कि आप उस पर्टिकुलर MIT को देखें। ठीक है, तीसरा है ताइवान। ताइवान का सिचुएशन क्या है? तो ताइवान डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट है, डी ज्योर नहीं है, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिसमें इसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी खुद की मिलिट्री है, एंड मोर ओवर कम्युनिस्ट पार्टी या आपका जो कम्युनिस्ट चाइना है उसके अंदर में तो वन पार्टी रूल है, और जो ताइवान है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट्स अ डेमोक्रेसी।
ओके अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पे आते हैं। तो इनिशियली लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, ताइवान हेल्ड चाइना सीट इन द यूनाइटेड नेशन। 1971 के अंदर में जनरल असेंबली ने डिसाइड करा कि ये जो पर्टिकुलर सीट ऑफ चाइना है दिस वुड बी गिवन टू द पीआरसी, नॉट टू द ताइवान। और करंटली अब ऐसे सिर्फ 12-13 कंट्रीज रखे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्वाटेमाला, पैराग्वे, एस्वातिनी, वेटिकन सिटी, ये सब अभी भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं विद ताइवान, व्हिच मींस कि ये पर्टिकुलर कंट्रीज ताइवान के साथ रिलेशन रखेंगे, यानी कि ये चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करते, व्हिच मींस दे डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे 12-13 कंट्रीज हैं। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट रिकॉग्नाइज, तो जितनी भी मेजर कंट्री हैं, इंडिया है, जापान है, यूएस है, सब चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं एज द मेन चाइना, वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, और ताइवान के साथ में वो डी फैक्टो रिलेशन रखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते हैं। ओके, बट मेंटेन इनफॉर्मल और इकोनॉमिक रिलेशंस विद ताइवान इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। इंडिया का स्टैंड क्या है, तो हमने ये पिछली न्यूज में भी देख लिया था कि जो इंडिया है उसने 1950 में ही पीआरसी को रिकॉग्नाइज कर लिया था और वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पे ये फॉलो करता है। फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ में, बट यहाँ पे इंडिया जो है उसके साथ में इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल टाई मेंटेन करता है। व्हाट अबाउट यूएस, यूएस का स्टैंड क्या है, यूएस ने भी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है सिंस 1979। पिंग पोंग डिप्लोमेसी करी गई थी विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, तो चाइना और यूएस को क्लोज लाने में पाकिस्तान का रोल भी रहा है। तो 79 के अंदर में वन चाइना पॉलिसी यूएस ने एक्सेप्ट कर ली थी, बट एट द सेम टाइम यूएस का एक ताइवान रिलेशंस एक्ट है, इनफॉर्मल रिलेशंस है, बट यहाँ पे मिलिट्री रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डिफेंस के लिए अगर ताइवान पे कोई भी कंट्री अटैक करती है, बेसिकली चाइना अगर अटैक करती है, तो यूएस हैज टू कम एंड हेल्प ताइवान अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करना ताइवान स्टेट के अंदर में, और कोई भी इसके स्टेटस को चेंज करने, यूनिलैटरल चेंज करने को आपका जो पर्टिकुलर यूएस है वो अपोज करता है। ओके, इसके अलावा व्हाट अबाउट मेजर कंट्रीज, ईयू के सारे कंट्रीज जो हैं वो चाइना को रिकॉग्नाइज करती हैं। जापान रिकॉग्नाइज पीआरसी, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा बेसिकली सपोर्ट पीआरसी। रशिया एंड पाकिस्तान जो है ये ताइवान को टोटली कोई इनफॉर्मल रिलेशंस भी नहीं दोनों कंट्री के, और ये चाइना का फुल स्टांस जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट अबाउट क्रॉस स्टेट रिलेशन, तो बेसिकली ताइवान स्टेट है विच डिवाइड्स चाइना एंड ताइवान। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका कि चाइना और ताइवान को कौन डिवाइड करता है, सो इट इज नॉट साउथ चाइना सी एनीथिंग, इट इज द ताइवान स्टेट जो डिवाइड करता है। तो ताइवान जो स्टेट के ईस्ट में है वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और चाइना जो है वो एक वन पार्टी सिस्टम में है। बीजिंग ने यहां प्रपोज करा था कि हम वन कंट्री टू सिस्टम रख सकते हैं, कि मेनलैंड के अंदर में तो कम्युनिस्ट रूल चलेगा, और आपका जो आइलैंड है, फॉर्मोसा आइलैंड या ताइवान है, यहां पे आप डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप कर सकते हो, यानी वन कंट्री टू सिस्टम। बट यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है चाइना की इस पॉलिसी से, बिकॉज ये सेम पॉलिसी उसने हांगकांग को भी प्रॉमिस करी थी, बट वी नो दिस की हांगकांग के अंदर में नाउ द कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टेड टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स, और वो धीरे धीरे वहां पे डेमोक्रेसी को और उनके जो प्रिंसिपल्स है उनको एंड करना चाहते हैं। तीसरा, राइजिंग ताइवानीज आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस टू रीयूनिफिकेशन हैव लेड टू इंक्रीजिंग टेंशन। अब यहां पे इतने साल हो चुके हैं, मोर देन 75 इयर्स हैड पास्ड, तो वहां पे जो ताइवानीज नेशनल आइडेंटिटी है वो भी डेवलप हो चुकी है, एंड जो ताइवानीज हैं दे डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ अनदर कंट्री नाउ, सो दे आर हैप्पी बीइंग ताइवान ओनली नाउ। ओके, तो ये क्रॉस स्टेट रिलेशंस हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को एक साथ कवर कर लिया है, इंडिया चाइना रिलेशन एज वेल एज द ताइवान इशू। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ये मोर और लेस समझने का टॉपिक है, ये लीगल रीजनिंग के लिए, बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक इज सो दैट यू रियलाइज कि आपका जो सेडिशन का टॉपिक है ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीगल के लिए। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को आप स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहां पे ये हुआ है कि असम के अंदर में दो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल हुई हैं अंडर अ बीएनएस एक्ट। जो बीएनएस जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर में जो सेक्शन है जो सिमिलर है विद द सेक्शन ऑन सेडिशन इन आईपीसी। तो गवर्नमेंट तो क्लेम करा था कि हमने सेडिशन को यहां पे एंड कर दिया है, हाउएवर द रियलिटी इज वेरी फार फ्रॉम द ट्रुथ। और यहां पे आपका जो सेडिशन है विद अ न्यू नेम आपका वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो दो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में सेडिशन का चार्ज किया गया है, और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सॉरी, जो बेसिकली आपकी एक न्यूज़पेपर्स की और इनके न्यूज चैनल्स की बॉडी है, उसने इस पर्टिकुलर चीज को क्रिटिसाइज करा है। और एट द सेम टाइम देयर इज अ पर्टिकुलर एडिटोरियल इन द हिंदू न्यूज़पेपर, और सिमिलरली आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है।
ओके तो व्हाट एग्जैक्टली इज सेडिशन? तो आईपीसी का सेक्शन 124A जो है आपका, ये सेडिशन को डिफाइन करता था। और आपका जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर में सेक्शन 154 है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, सेक्शन 154 है जो यहां पे आपको डिफाइन करता है डिसअफेक्शन और बेसिकली इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। और यहां पे जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट इज क्लेमिंग कि सेडिशन अलग था और 154 अलग है, बट जब इनको अप्लाई किया जाता है तो जो सेक्शन 154 है उसका एप्लीकेशन भी एग्जैक्टली सिमिलर है एज कंपेयर टू सेडिशन। मोरओवर जो आपके सेक्शन 154 को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे आर स्टेटिंग कि जो 154 है वो थोड़ा ज्यादा वेग है। इसके अंदर में 124 के अंदर में तो इंटेंशन होना चाहिए, यानी यू हैव टू प्रूव कि ये इंटेंट के साथ किया गया है, बट 154 के अंदर में इंटेंशन भी हो सकती है और नॉलेज भी हो सकती है। यानी कि अगर मैं ये अज्यूम करूं कि अगर आपने ये एक्ट किया है तो आपके पास में नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है, तो उस बेसिस पे भी आपको 154 में गिल्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहां पे आपका जो सेक्शन 154 है विच इज बेसिकली सेडिशन बाय डिफरेंट नेम, इसको सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज किया हुआ है और अभी तक उस पर डिसाइड नहीं करा है। ओके, ऑन द अदर साइड सेडिशन का जो पर्टिकुलर लॉ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा था, बट इस पर्टिकुलर लॉ को इन अबेयंस कर दिया था। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने इन अबेयंस पुट कर दिया है, सिमिलरली इसको भी इन अबेयंस पुट कर दिया गया था। तो 124A के अंदर में सेडिशन क्या कहता था? एनी एक्ट दैट बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और रिप्रेजेंटेशन बॉट और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटेड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर आप कुछ भी बोल के या एक्ट करके जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके अगेंस्ट में हेट्रेड डेवलप कर रहे हो, कंटेम्प्ट डेवलप कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप गिल्टी हो। अब यहां पे तो अगर आप किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो वो भी इसके अंदर में पार्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको इसी तरीके से मिसयूज करती थी कि अगर कोई भी एंटी गवर्नमेंट स्टांस रखता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है, कंट्री के अगेंस्ट में नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में सेडिशन का चार्ज फाइल कर दिया जाता था। और उसके अंदर में पनिशमेंट भी बहुत हाई होती थी, जिसमें आपको रेंज फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद फाइन। तो यहां पे इतनी हाई पनिशमेंट होती थी। अब आपको ये समझना है सेडिशन का जो पर्टिकुलर वर्डिंग है ये अपने आप में आपको कहीं ना कहीं इसका कॉलोनियल ओरिजिन दिखाता है। और ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये आपके ब्रिटिशर्स ने ओरिजिनल आईपीसी में ऐड नहीं करा था, इट वाज एडेड लेटर ऑन। 1870 वाज द ईयर जब आपका ये पर्टिकुलर यूज किया गया था। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं एज बिग एज महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक, उनके अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर सेक्शन को यूज किया गया था। ओके, तो यहां पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने 1962 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1962 का ये जजमेंट है, केदारनाथ वर्सेस बिहार। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन का जो यूज है उसको वहीं पे लिमिट कर दिया था। तो यहां पे सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट उन्होंने कंडीशन पुट कर दी कि सेडिशन का केस तभी फाइल कर सकते हो जब वहां पे उस पर्टिकुलर स्पीच से या उस पर्टिकुलर एक्ट से वॉयलेंस कॉज हो सकती है या वॉयलेंस कॉज हुई है। मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट सेडिशन। तो यहां पे हर टाइप का क्रिटिसिज्म नहीं, अगर मैं क्रिटिसिज्म ऐसा कर रहा हूं या मैं बेसिकली इस टाइप का हेट्रेड वहां पे इकट्ठा कर रहा हूं जिसकी वजह से लोग वॉयलेंस कॉज कर सकते हैं, तो ही वो सेडिशन होगा। यानी कि अगर मैं गवर्नमेंट को रिमूव करने की बात कर रहा हूं नॉट थ्रू द बैलेट पेपर बट थ्रू अ डंडा, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में ये सेडिशन का केस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी लिमिट कर दिया था इसको। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शायद पुलिस के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा और गवर्नमेंट ने और पुलिस ने इसको मिसयूज कंटिन्यू करते रहे। तो इसके बाद में 95 में बलवंत सिंह में भी बोला गया कि भाई अगर सिर्फ आप कोई स्लोगन्स रेस कर रहे हो, जैसे खालिस्तान जिंदाबाद मैंने बोल दिया, तो वो भी सेडिशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बट वी नो दिस, और हमें ही अजीब लगता है कि खालिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है तो ऑब्वियसली ये एंटी नेशनल है, तो सेडिशन का केस तो बनता है। बट सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ऑफ द व्यू कि सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट देने से सेडिशन का केस फाइल नहीं होता है जब तक वॉयलेंस का इंटीमेशन नहीं हो। 2015 के अंदर में श्रेया सिंघल का केस आता है। उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी सेक्शन 66A एक आईटी एक्ट का था, जिसके अंदर में आप अगर कोई ऑनलाइन कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आपका जो कंट्री के एंटी नेशनल एक्टिविटी उसको काउंट किया जा सकता है, तो उस बेसिस पे आपको इंप्रिजन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज को भी कॉश कर दिया कि ये बहुत ही ज्यादा वेक है और बहुत ही वाइड पावर देता है।
ओके। और फाइनली जब इन सब चीजों से बात नहीं बनी तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है जितने भी 124A के केसेस हैं वो सब इन अबेयंस हैं और गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी नया केस आप फाइल नहीं करोगे अनटिल यहां पे पार्लियामेंट इस लॉ को चेंज करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई जजमेंट देता है। तो यहां पे गवर्नमेंट को एक मौका दिया गया कि आप सेडिशन को बहुत मिसयूज कर रहे हो, तो अभी हम ये तो नहीं डिक्लेयर कर रहे कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करे हैं, हम यहां पे आपको एक फेस सेव करने का एक मौका देते हैं। आप सारे के सारे जो 124A के केसेस हैं उनको हम अबेंस में कर रहे हैं, कोई नई FIR फाइल नहीं करोगे। वी आर गिविंग यू अ चांस, इफ यू कैन चेंज द लॉ प्लीज चेंज इट। और फिर फाइनली नेक्स्ट ईयर जब आपका BNS आता है उसके अंदर में सेडिशन का वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट सीरियस। और सेक्शन 152 के अंदर में, 154 में पनिशमेंट है, 152 में आपका ये पर्टिकुलर सेडिशन जो टर्म है डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड एज इंडेंजर सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थ्रू वर्ड साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदर मीन्स। अब आप यहां देखिए, यहां पे थ्रू वर्ड साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अदर मीन्स से आप सॉवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इंडेंजर कर रहे हो। अब आप ये सोचिए कि कितना ही ज्यादा वेग टर्म हो चुका है। कोई भी वर्ड साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर सॉवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो इंडिया की तो आप पे ये पर्टिकुलर केस फाइल हो सकता है। जस्ट द चेंजेस कि IPC और BNS में मेन चेंज क्या है, ये जो पर्टिकुलर क्राइम है इसको वो सेडिशन नहीं बोल रहे, बाकी यहां पे जब आप इसको अप्लाई करते हो तो इसका और भी ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन होगा। कैसे? सेक्शन 124A के अंदर में डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, 152 के अंदर में इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, तो 124 के अंदर में इंटेंट रिक्वायर्ड था। ठीक है, 124A के अंदर में इंटेंट रिक्वायर्ड था, 152 के अंदर में इवन विदाउट क्लियर मैलिशियस इंटेंट भी आपको ट्राई किया जा सकता है। यानी कि 154 के अंदर में, 152 के अंदर में, BNS के अंदर में सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे विदाउट इंटेंट भी आपको चार्ज किया जा सकता है अगर यहां पे आपसे उन इंसिडेंट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। इफ यू नो कि कोई भाषण दिया जाएगा उससे वायलेंस हो सकता है, नॉलेज है कि वायलेंस पॉसिबल है, तो यहां पर आप गिल्टी हो नए लॉ के अंदर। बट पुराने लॉ में क्या था, आपने कोई पर्टिकुलर भाषण दिया विद द इंटेंट कि यहां से वायलेंस हो जाए तो आप गिल्टी हो। तो आप फर्क आई होप समझ पा रहे होगे। 124 में भाषण दिया, आपको पता है या आप चाहते हो इससे वायलेंस हो जाए तो सेडिशन है। 154 में आपने भाषण दिया, आपको नॉलेज है कि इससे हिंसा हो सकती है, इससे वायलेंस हो सकता है, तो भी आप गिल्टी हो। तो यहां पे ये मेन डिफरेंस है जो 124 152 के अंदर में आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेतन्याहू स्लैम्स मैक्रोन फॉर फ्यूलिंग एंटी सेमेटिक फायर। तो वी नो दिस कि फ्रांस ने, आपके यूके ने और एक थर्ड कंट्री और है जिसने डिसाइड करा है कि सितंबर के अंदर में वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर से रिकॉग्निशन आ गया, तो ये रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो मेरे को लीगल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट लगने लग गया ये अब। ओके, तो यहां पे जो कंट्रीज है पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और यहां पे नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक जूइश कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, दे आर क्लेमिंग जो फ्रांस है वो एंटी सेमेटिक यहां पे स्टेटमेंट, या मैक्रोन जो है आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो यहां पे एंटी सेमेटिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और फ्रांस भी इसको लाइटली ले रहा है। फ्रांस कह रहा है कि ये जो नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स हैं इनका भी इनको आंसर दिया जाएगा। यानी कि फ्रांस इज आल्सो सीरियस राइट नाउ कि यहां पे जो इजराइल गाजा के अंदर में कर रहा है, दिस कैन नॉट बी टेकन लाइटली, दिस कुड बी इवन इन टर्म्स ऑफ फ्रांस स्टेटमेंट, इट कैन बी टेकन एज जीनोसाइड आल्सो नाउ। ओके, तो यहां पे ये जो सेमेटिज्म है या एंटी सेमेटिज्म है, इसका मतलब क्या होता है? अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये आपका जो पर्टिकुलर टर्म्स है इनके बेसिस पे इंग्लिश में, रीजनिंग के अंदर में, जीके के अंदर में कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ये सेमेटिज्म है जिसको हम हेट्रेड अगेंस्ट जू कहते हैं, ओरिजिनली ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड सिर्फ जू से रिलेट नहीं करता था, और सेमाइट वर्ड जो होता है ये लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड है। और सेमेटिक लैंग्वेज या सेमाइट लैंग्वेज कौन सी होती हैं? तो वो लैंग्वेजेस हैं जो आपके इस मिडल ईस्ट के रीजन में बोली जाती थी, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जूस जो बोलते हैं, हिब्रू जो आपके इजराइल की लैंग्वेज है या जूस की लैंग्वेज है, सिर्फ वही नहीं, हिब्रू, अरेबिक, अरामिक और अम्हारिक, ये पर्टिकुलर वहां की लैंग्वेजेस है। जैसे इंडिया के अंदर में बहुत सारी तमिल है, तेलुगु है, ऐसे ये मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज है। हिब्रू है, अरेबिक है, अरामैरिक है और अम्हारिक स्पोकन बाय पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन है। तो 19th सेंचुरी, अच्छा तो सेमाइट कौन हो गए? जो ये लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो सेमेटिक पीपल कौन हो गए? जो ये लैंग्वेज बोलते हैं।
19th सेंचुरी के अंदर में एक पर्टिकुलर ऑथर था विल्हेम मार, जिन्होंने एंटीसेमिटिज्मस करके एक टर्म निकाला और ये पर्टिकुलर टर्म यूज करा गया टू बेसिकली डिस्क्राइब हॉस्टिलिटी स्पेसिफिकली टुवर्ड जूस। तो यहां पे जब ये पर्टिकुलर वर्ड यूज करा गया, सिमाइड वर्ड तो लैंग्वेज से था, बट इन्होंने 1879 में इस वर्ड को यूज करा, एक नया वर्ड इन्होंने डोनेट करा जिसका मतलब था कि डिस्क्राइब हॉस्टिलिटी स्पेसिफिक टुवर्ड जूस। तो इस वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग था वो चेंज हो गया और अब यहां पे जो ये पर्टिकुलर टर्म है एंटीसेमिटिक, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू शो डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड अगेंस्ट जूइश पीपल। तो जो प्रेजुडिस है उनके अगेंस्ट में उसको शोकेस करने के लिए यहां पे किया गया। ओके तो ओरिजिनली कल्चरल रिलीजियस प्रेजुडिस था जो जूस के अगेंस्ट में था। 20th सेंचुरी तक ये रेशियल और पॉलिटिकल डायमेंशन में हो चुका था और पोस्ट हॉलोकॉस्ट ये पर्टिकुलर अब जो पर्टिकुलर मीनिंग है सेमिटिक टर्म का, ये एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है एनी हॉस्टिलिटी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टेड स्पेसिफिकली अगेंस्ट द जूस रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस रेशियल और नेशनल ग्राउंड। अब मैटर नहीं करता है जो जूइश पॉपुलेशन है किस कंट्री से बिलोंग करती है, उनकी रेस क्या है, हो सकता है वो रेशियली अरब अरेबिक नहीं हो, वो हो सकता है कि वो पहले क्रिश्चियंस थे, वो यूएस में पैदा हुए थे, इंडिया में पैदा हुए थे, इंडियन ओरिजिन है, बट नाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू जूस। तो भी और रिलीजियस तो हो सकता है जूस हैं जो प्रॉपर रिलीजन भी फॉलो नहीं करते हैं बट वो हिस्टोरिकली उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका सिर्फ नाम वो है, रिलीजियस लोग नहीं है। उसमें अगर भी आप जूस के अगेंस्ट में किसी भी फॉर्म में हेट्रेड करते हैं तो आज के टाइम में जो एंटीसेमिटिज्म वर्ड है वो उसी के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहां पे ये वही मीनिंग आपको गिवन है। नेक्स्ट पे देखते हैं कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव स्प्लिट ऑफ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन शेयर। तो आपका एक जजमेंट आया था रिसेंटली, दैट वाज पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दलवीर सिंह। ओके ये पर्टिकुलर जजमेंट आया था और इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चन्नैया करके केस था उसको ओवररूल कर दिया है। ईवी चन्नैया केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनको हम सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। ओके और दलवीर सिंह केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, रिमेंबर इट करेक्टली, शेड्यूल कास्ट जो है, नॉट शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के अंदर में हम कास्ट को सब कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब कि शेड्यूल कास्ट के अंदर में एग्जांपल के लिए से ए कास्ट है, एक बी कास्ट है, एक सी कास्ट है, एक डी कास्ट है। ए कास्ट जो है वो बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्टेप्स, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ये फॉरवर्ड हो चुकी है। तो यहां पे ये तो कंपेयर टू बी सी डी, नॉट कंपेयर टू जनरल कास्ट, एज कंपेयर टू बी सी डी और अदर, ये आपकी फॉरवर्ड हो चुकी है। और डी जो है ये आज भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है एज कंपेयर टू द अदर कास्ट। तो यहाँ पे जैसे कर्नाटका के अंदर में 17% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, तो उसमें से डिसाइड करा गया है कि 7% जो रिजर्वेशन है वो इस डी कम्युनिटी को दिया जाएगा, यानी कि बाकी सब मिलके 10% रखेंगे और डी कम्युनिटी उसको 7% मिल जाएगा। और इस तरीके से आप सब कैटेगरीज अलग अलग तरीके में कर सकते हो शेड्यूल कास्ट के अंदर में। आपके बहुत जगहों पे स्पेसिफिकली चैट जीपीटी से पूछोगे वो भी आपको SC ST लिख के दे देगा, बट याद रखना दलवीर सिंह केस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अंदर में सब कैटेगराइज करा गया है। कर्नाटका हैज बिकम द अनदर स्टेट टू बेसिकली प्रोवाइड इट। सो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि विच इज द फर्स्ट स्टेट जिसने शेड्यूल कास्ट के अंदर में सब कैटेगराइजेशन करा हो। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू 22.5%। तो यहाँ पे ये न्यूज आई है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें प्राइवेट सेक्टर ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन का उसको इंक्रीज करा है, आई थिंक फ्रॉम 19%, यस 19% से 22.5%। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूँ, 2 वन लाइनर्स दे रहा हूँ। पहला वन लाइनर तो ये है कि इंडिया के टोटल डिफेंस, इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन की बात करी जाए, इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन की बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक शेयर एंड प्राइवेट शेयर, पब्लिक शेयर और प्राइवेट शेयर, तो पब्लिक का शेयर बहुत हाई है, पब्लिक का शेयर बहुत हाई है, करीब करीब आप यहां देख सकते हो कि 22, अगर मैंने प्राइवेट सेक्टर का माइनस करा तो 77% पब्लिक का है और प्राइवेट का है 22%। ओके 78-77 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर में पब्लिक सेक्टर आपका डोमिनेट करता है। 2/3 जो पर्टिकुलर आपका कंट्रीब्यूशन है वो 2/3 भी नहीं, 3/4 आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका पब्लिक सेक्टर करता है। बट जब हम एक्सपोर्ट देखते हैं तो एक्सपोर्ट में सिचुएशन डिफरेंट है।
डिफेंस एक्सपोर्ट में, डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर में इट इज द प्राइवेट सेक्टर जो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। एंड व्हाई दिस इज द केस? बिकॉज यहां पे जो पब्लिक सेक्टर आपका प्रोक्योरमेंट, आपका जो प्रोडक्शन कर रहा है, ये इंडियन आर्म फोर्सेज से यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कि तेजस है जो आपका HAL बनाता है, या आपके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो सब के सब मेजरली केस में किसके पास जाता है? वो आपके आर्म फोर्स के पास में ही जाता है। ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर जो है, जो डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है, वो इंडियन आर्म फोर्स भी यूज करती है, बट एट द सेम टाइम जो फॉरेन कंपनीज है वो भी उनको यूज करती है, फॉरेन कंट्रीज भी। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपको मेनली याद करने। और थर्ड इज कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, इसमें जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन है वो आज तक का हाईएस्ट है एट 1,50,590 करोड़ रुपीस, यानी 1,50,000 को हम यहां पे क्रॉस कर चुके हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर का हमारा हो चुका है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट पे देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के भी 2 आर्टिकल्स हम देख रहे हैं। पहला तो आर्टिकल है द परसूट ऑफ जस्टिस इन टाइम। यहां पे ये पर्टिकुलर ऑथर है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्टिकुलर स्टेप्स लिए हैं टू बेसिकली रिड्यूस द पेंडेंसी, ये एक ब्लूप्रिंट बन सकता है टू बेसिकली रिड्यूस पेंडेंसी एल्सवेयर। और हम पेंडेंसी के केसेस को पहले भी देख चुके हैं। जैसे सबसे ज्यादा पेंडेंसी यूपी के केसेस के अंदर में, यूपी के हाई कोर्ट में भी है और यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है। और उसका प्राइमरी रीजन क्या है? यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहीं पर ही है। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। करीब करीब 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और टोटल ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 5 करोड़ प्लस केसेस आपके पेंडिंग है। मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, और सबसे कम आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मेजर्स लिए? एक तो लिया है कि जो लिस्टिंग होती है केसों की और वेरिफिकेशन इज कि क्या केसेस जो है वो प्रॉपरली फाइल करे गए, डू दे डिजर्व टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट, या इनको रिजेक्ट किया जा सकता है। सेकेंड इज कि एक रजिस्ट्रार्स कोर्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें अगर आपको ये चैलेंज करना है कि आपका जो रिजेक्शन हुआ है केस का ये प्रॉपर नहीं है, तो आपको रेदर देन गोइंग टू अ फुल कोर्ट, आप कोर्ट के पास ना जाके रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर में डिफेक्टिव केसेस के लिए आप वहां पे बात कर सकते हो। थर्ड इज डिफरेंशिएटेड केस मैनेजमेंट। तो यहां पे कोर्ट ने क्या करा है? कैटेगराइज करा है केसेस को। ओल्ड और शॉर्ट केसेस हैं जिनको इजीली यहां पे हम फटाफट से डिस्पोज कर सकते हैं, उनको हमने यहां पे एक साथ क्लासिफाई करा है। और प्राइमरीली हम प्राइमेसी उनको दे रहे हैं बिकॉज पुराने केसेस हैं और बिकॉज शॉर्ट हैं, जल्दी निपटारा हो सकता है, इसलिए पहले उनको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, जिससे क्या हमारे केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ जल्दी हो रहे हैं। थर्ड इज एडमिशन, जिस दिन आपको फाइल करना है उसके लिए 2 पर्टिकुलर डेज फिक्स कर दिए हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये एडमिशन की ही हियरिंग करी जाती है। और सुपेस करके आपका एक एआई प्लेटफॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। सुपेस का फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली केस की लिस्टिंग के अंदर में, ट्रांसलेशन के अंदर में, इन सब में हेल्प करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के अंदर में, ट्रांसलेशन में, प्रिपरेशन में, सिनॉप्सिस में, इसमें हेल्प करता है, बट नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जजेस ही करेंगे। ओके, तो यहां पे ये ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं कि पेंडेंसी को हैंडल करने के लिए जो की मेजर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। ओके, एक और न्यूज देख लेते हैं। कनेक्टिंग रेस्टिव जिनजियांग टू तिब्बत अ न्यू चाइनीज रेलवे। तो यहां पे आपका जिनजियांग करके एक प्रोविंस है। तो अगर आप ये मैप देखेंगे, दिस इज चाइनाज मैप। चाइनाज में जो ये जिनजियांग दिख रहा है ये भी चाइना का पार्ट है। अगर मैं यहां पे ये इंडिया आपको दिख रहा है, अगर तिब्बत ड्रॉ करूं तो करीब करीब तिब्बत ऐसा है। ये जो रीजन है दिस इज तिब्बत, ठीक है। और इस मैप में आप देखोगे तो जिनजियांग प्रोविंस, यहां तिब्बत तक तो पहले ये जो येलो कलर में पहले से आपकी रेलवे लाइन है जो तिब्बत तक आती है, इसको अब यहां से जिनजियांग से कनेक्ट, होतान जो दिखाया हुआ ये होतान जो है इससे कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर रेलवे लाइन है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम इंडिया में भी पढ़ रहे हैं? बिकॉज लेट्स से कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में रेलवेज बना रहा हूं, चाइना के न्यूज़पेपर में क्यों रिपोर्ट होगा? बट सिमिलरली यहां पे हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो जिनजियांग प्रोविंस है ये आपका चाइना का ऐसा पर्टिकुलर प्रोविंस है, एक स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट इश्यू रेज होते हैं। यहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए क्वेश्चन किया जाता है।
क्यों किया जाता है? एज यू कैन सी, जिनजियांग प्रोविंस की जो बॉर्डर है वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब पर्टिकुलर स्टेट से करती है। चाइना बॉर्डर्स जो जिनजियांग प्रोविंस है आपका, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज से होती है। यू कैन सी हियर कि ये सारी कंट्रीज कौन से रिलीजन की हैं? ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती हैं। और जिनजियांग जो है, यहां पर भी तुर्की मुस्लिम्स जो हैं वो बेसिकली इसमें टर्किश मुस्लिम जो होते हैं वो ही उनका प्रोविंस है ये पर्टिकुलर। एंड चाइना जो है वो बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिज्म के अंदर में रिलीजन को स्पेस नहीं दिया जाता है, तो यहां पे जिनजियांग के अंदर में भी उनको रिलीजन फॉलो करना अलाउ नहीं है। और चाइना ने पहले एज चाइना सेज कि हमने पीसफुली ये चीज का एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करी, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, बट जो ये पर्टिकुलर जिनजियांग के अंदर में मुस्लिम्स हैं, दे हैव बिकम रेडिकलाइज्ड एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट चाइना सॉवरेनिटी ओवर देम। और इस वजह से दे हैव टू यूज पर्टिकुलर फोर्स, और उस पर्टिकुलर फोर्स को बोलते हैं री एजुकेशन कैंप। इन सब के अलावा चाइना एक और स्ट्रेटेजी यूज करता है, वो इस पर्टिकुलर रीजन की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है। डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है कि भाई यहां पे तुर्किश मुस्लिम्स रहते हैं, जो चाइनीज की एथनिसिटी है, चाइनीज के जो लोग हैं वो हैं हैन चाइनीज। जैसे हम एथनिकली हम इंडियंस हैं, चाइनीज जो होते हैं वो एथनिक वाइज देखा जाए तो वो हैन चाइनीज हैं। जैसे कोई कोरियन होता है, जापानीज होता है, चाइनीज में मेजर कम्युनिटी जो है, मेजर जो एथनिसिटी है वो हैन चाइनीज है। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है कि जो हैन चाइनीज इस रीजन में जाके सेटल होना चाहते हैं वो यहाँ पे इजीली सेटल हो सकते हैं, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगा। और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तुर्की आपके मुस्लिम्स हैं उनकी तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है कंपैरिजन के अंदर में, और हैन चाइनीज की पॉपुलेशन यहां पे बढ़ती जा रही है, सो दैट जिनजियांग के अंदर में जो डेमोग्राफिक मिक्स है उसको चेंज किया जा सके। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, यहां पे कुछ टेररिस्ट ग्रुप भी एक्टिव हैं आपके, और यहां पे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको बोला जाता है उगियार। ठीक है, आई थिंक यहां पर भी कहीं मेंशन होगा आपका, ये रहा Ugyars, a Turkic speaking predominantly Muslim ethnic community with cultural and religious ties to China, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे ये उगियार्स मुस्लिम्स के बारे में भी बात चल रही है। तुर्किक मुस्लिम स्पीकिंग है आपके, मुस्लिम एथनिक कम्युनिटी है आपकी माइनॉरिटी, जिनका सेंट्रल एशिया के साथ भी कल्चरल और रिलीजियस टाइज रह चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इन कंट्रीज के साथ में इसकी बॉर्डर टच होती है, और अब यहाँ पे बिकॉज इट वांट्स कि यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस भी करे जा सके, हैन चाइनीज का भी कर दिया, इकोनॉमिक चेंजेस भी करे जा सके, सो दैट इसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, जिनजियांग क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये लोकेशन अगर आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलर चाइना का मैरीटाइम आपका सिल्क रूट था पुराना एशियन, वो यहीं से ही मूव करता था, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। ये रीजन आपके एनर्जी सोर्सेज में रिच है, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं उसकी कैटेगरी रेयर अर्थ में भी ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये लैंड कॉरिडोर है जो चाइना को कनेक्ट करता है विद सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और यूरोप। यहीं से ही अगर चाइना को लैंड बॉर्डर से यहां पे यूरोप तक भी जाना है तो उसको जिनजियांग होके ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, एलिगेशन क्या अगेंस्ट चाइना? सिंस 2010 यहां पे रिपोर्ट्स ऑफ री एजुकेशन कैंप्स है फॉर उगियार्स, विच इज बेसिकली चाइना क्लेम करता है ये आपके री एजुकेशन कैंप है, बट यहां पे कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश है, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। अगर हम इस तरीके से देखिए, अगर वो टेररिस्ट एक्चुअल में है तो वहां पे उनको री एजुकेट किया जा रहा है, बट अगर हम यहाँ पे उन्हें एज नॉर्मल पर्सन रखें, एक रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता करे, तो उनको हम यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग भी कहा जा सकता है, और असिमुलेट करने की कोशिश है उनको हैन चाइनीज कल्चर के अंदर में। वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट जो ग्रुप्स हैं वो चाइना को एक्यूज करते हैं कमिटिंग ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड कल्चरल जीनोसाइड। चाइना का जस्टिफिकेशन क्या है कि ये एंटी टेररिज्म का पार्ट है, एंटी सेपरेटिज्म का कैंपेन है, जिसमें कभी कभी स्पोरेडिक वायलेंस भी कमिट हो जाती है इन द पास्ट। तिब्बत का कंटेक्स्ट क्या है? तिब्बत का कंटेक्स्ट हम पहले ही डिटेल में कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनजियांग को तिब्बत से कनेक्ट किया जा रहा है। तो तिब्बत की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। दलाई लामा जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर है, ही रैन अवे फ्रॉम चाइना बिकॉज तिब्बत के अंदर में भी चाइना जो है वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर रहा था। दे वांटेड टू कंट्रोल द तिब्बतियन कम्युनिटी, सो दे बेसिकली फ्लेड टू इंडिया, जिस वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस भी खराब हुए थे। अब मोर और लेस आपका जो तिब्बत है उसको चाइना कंट्रोल कर पा रहा है, बट नाउ इट वांट्स टू कंट्रोल
जिनजियांग ऑल्सो, और वहां पे वो उसकी डेमोग्राफी तो चेंज कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम वो वहां पे उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी चेंज करना चाहता है। तो जो पॉलिसी यहाँ तिब्बत में यूज कर रहा है चाइना, सेम पॉलिसी वो यूज करना चाहता है कहां पे, अब आपके वहां जिनजियांग में भी यूज करना चाहता है, सो दैट वहां पर भी जो चाइना अपना फुल कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, इंडिया के लिए तिब्बत आपका एक बफर जोन होता था इंडिया और चाइना के बीच में, और तिब्बत के इंटीग्रेशन के बाद इंडिया और चाइना आपके आमने सामने हो गए, और उस वजह से 62 के बाद हमारा वॉर हुआ था। तो यहां जिनजियांग और तिब्बत का जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, दोनों फ्रंटियर रीजन है, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर रीजन्स हैं, तो यहां पे चाइना जो है अगर अपने आप को पूरा सेफ रखना चाहता है तो फ्रंटियर रीजन्स को भी वो फुली कंट्रोल करना चाहता है। तीसरा है आपका ये हैन चाइना से कल्चरली डिस्टिंक्ट थे, बट नाउ इट वांट टू असिमिलेट these people into the Chinese economy। इंडिया का स्टेक क्या है यहाँ पे, दलाई लामा को होस्ट करना, तिब्बत विषय को होस्ट करने की वजह से हमारा ये जो इश्यू है ये इंडिया चाइना रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट इश्यू बनता है, सेंसिटिव इश्यू है। और इंडिया तिब्बत का जो बॉर्डर इश्यू है ये भी आज हमारे पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको शेप करता रहता है। व्हाट इज अ ग्लोबल स्टेक, वेस्टर्न सोसाइटी क्या कहती है, वो यहाँ पे चाइना के अंदर में जो ह्यूमन राइट अब्यूज होते हैं उनको यहाँ पे बेसिकली बार बार क्वेश्चन करती है, चाइना पे प्रेशर करने के लिए। However, Islamic countries are silent. Why? Because China is very powerful और इस्लामिक कंट्रीज के खुद के इश्यूज हैं, अगर वो चाइना के अगेंस्ट में आ जाएंगे, so no one, US is obviously looking to somehow control these particular regions। तो अगर वो चाइना के भी अगेंस्ट में आ जाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी सुपर पावर उनके सिचुएशन में या उनकी कंट्री में उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप। इसलिए जो पर्टिकुलर चाइना है वो इजिली तिब्बत और जिनजियांग को जैसे चाहता है वैसे कंट्रोल कर पाता है। ओके, तो ये है जिनजियांग का इशू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। करीब करीब जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमने आज कवर कर ली है। अगर कोई न्यूज फिर भी मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट सेशन में उसको भी कवर करेंगे। विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस